हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर जो भी हमारा पेपर सेकंड होता है यूजीसी नेट का, तो उसमें लॉ ऑफ प्रोडक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं टॉपिक की। लॉ ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा लॉ है जो 2 चीज़ से रिलेट करता है। एक तो हमारा होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और एक हमारा होता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, देखो कोई भी प्रोड्यूसर वो इक्विलिब्रियम में की सिचुएशन में कब होगा? कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसकी कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। मतलब कोई भी प्रोड्यूसर जो कम से कम कॉस्ट पे, कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा रहा है, तो वो प्रोड्यूसर वहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा। बट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में सिर्फ तभी होगा जब ये 4 कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम हो। दूसरा पॉइंट आता है कि जब आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा हो। जैसे कि हमने इनपुट रॉ मटेरियल जो किया वो 15 यूनिट्स का किया और आउटपुट हमारा 18 यूनिट्स का आ रहा है, मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा है। तीसरी कंडीशन आती है हमारी कि जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो आईक्यू कर्व मीन्स आइसोक्वेंट कर्व के टेंजेंट है। और फोर्थ कंडीशन आती है हमारी कि जो आईक्यू कर्व है मीन्स आइसोक्वेंट जो कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है। कन्वेक्स का मतलब होता है जो हमारा आउटवर्टेड राउंडेड होता है, मीन्स जो बाहर की तरफ होता है वो हमारा कन्वेक्स होता है। तो जब आईक्यू कर्व हमारा कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा तो उन चारों कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो। ये बात हुई हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन में कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट। उसमें हमारे अलग अलग कॉस्ट है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है, अल्टरनेटिव कॉस्ट कौन सी होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी होती है, एक्सप्लिसिट कौन सी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है कौन सी है। इन सभी कॉस्ट को हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको समझना है कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन 2 चीज़ से रिलेट करता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशंस याद रखनी है कि कब वो इक्विलिब्रियम में होगा, और सेकंड पॉइंट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या बताता है कि हमें एक ऐसा आउटपुट का लेवल तैयार करना है, हमें एक ऐसा आउटपुट का लेवल बताता है जहाँ पे जो कॉस्ट है हमारी मिनिमम रहेगी और प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। देखो कोई भी लॉ है, उस लॉ का कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो इस लॉ के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमें वो बताता है एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डेटरमाइन सच ए लेवल ऑफ आउटपुट which result a minimum cost and maximum profit यही हमें बताता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। अब लॉ ऑफ प्रोडक्शन में हमारे 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं। सेकेंड हमारा आता है रिटर्न टू स्केल। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से समझना। और ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल ही फैक्टर वेरिएबल रहेगा, बाकी सभी फैक्टर्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर का मीनिंग हुआ कि जब हम आउटपुट के बिहेवियर में क्या चेंज आता है उसको देखते हैं, हम एक फैक्टर वेरिएबल रखते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं। तो हम एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते रहते हैं और उसको चेंज करने से जो हमारे आउटपुट में रिजल्ट आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन के एक फैक्टर में चेंज करके चेक करते हैं कि हमारे आउटपुट में कैसा रिस्पॉन्स आया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने लैंड और कैपिटल ये फिक्स्ड हैं, तो हमने इनको फिक्स रखा, मतलब इनको कुछ भी चेंज नहीं किया, और हमने एक फैक्टर वेरिएबल किया लेबर।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेबर को वेरिएबल फैक्टर माना और उसी में चेंज करते रहे। जैसे हमने कभी लेबर फैक्टर को डिक्रीज़ कर दिया, कभी इंक्रीज़ कर दिया, कभी कांस्टेंट रखा। तो हमने क्या किया, इस एक फैक्टर को में ही चेंज करते रहे और उसके बेस पे हमने चेक किया कि अगर हमने इंक्रीज़ किया तो क्या चेंज आया, डिक्रीज़ किया तो क्या चेंज आया, कांस्टेंट रखा तो फिर क्या चेंज आया। ये हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके बाद। अभी फ़िलहाल चेक करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर। ये होता है शॉर्ट टर्म एनालिसिस, मतलब छोटे टाइम के लिए होता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेकेंड आता है हमारा टाइप लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल का मतलब हुआ कि कितना रिटर्न आएगा। आप आगे समझेंगे इस चीज़ को। देखो, हमने रिटर्न टू अ फैक्टर में सिर्फ एक फैक्टर में चेंज किया था, बट रिटर्न टू अ स्केल में हम ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यहाँ पे सभी फैक्टर्स वेरिएबल हैं इन द सेम प्रपोर्शन। सभी फैक्टर्स वेरिएबल है सेम प्रपोर्शन में। जैसे कि यहाँ पे लैंड भी वेरिएबल है, लैंड में भी हम चेंज करेंगे, कैपिटल भी वेरिएबल है, कैपिटल में भी चेंज करेंगे, लेबर भी वेरिएबल है और सभी के सभी सेम प्रपोर्शन में वेरी करते हैं। और सेकेंड पॉइंट, इस मेन पॉइंट आता है जो लॉन्ग रन एनालिसिस। जो रिटर्न टू स्केल है वो हमारा लॉन्ग रन एनालिसिस, मतलब लंबे समय के लिए इसको एनालाइज किया जाता है रिटर्न टू स्केल को, और रिटर्न टू फैक्टर को हम शॉर्ट टर्म एनालाइज करते हैं। ये तो हुआ हमारा बेसिक कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। जब हम एक फैक्टर में चेंज करके आउटपुट का रिजल्ट के बिहेवियर में क्या चेंज आता है उसको चेक करते हैं। और रिटर्न टू स्केल जब हम सभी फैक्टर्स में चेंज करने के बाद जो हमारा चेंज आता है आउटपुट में, आउटपुट के बिहेवियर में क्या चेंज आया, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न टू स्केल में। बेसिक के बाद चलते हैं थोड़ा सा एडवांस। लॉ ऑफ प्रोडक्शन हमें लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ हमें बताता है कि हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए। तो दो पॉइंट्स देखे थे हमने, रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। रिटर्न टू स्केल जो हमारा लॉन्ग रन के लिए था, जिसमें सभी फैक्टर्स में चेंज किया जाता है, और रिटर्न टू फैक्टर जिसमें हम सिर्फ एक, देखो अ फैक्टर मीन्स सिंपल से याद रखेंगे कि एक फैक्टर में ही हमें यहाँ पे चेंज करना है। मीन्स एक फैक्टर वेरिएबल होगा, बाकी सभी कांस्टेंट होंगे। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल नोट्स फॉर्म में लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब कब होंगे, रिटर्न टू स्केल में और रिटर्न टू फैक्टर में। तो देखो, इंक्रीज इन आउटपुट इज़ मोर देन इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन में मीन्स सभी फैक्टर्स को इंक्रीज़ किया। रिटर्न टू स्केल में क्या था कि हमें सभी फैक्टर्स को इंक्रीज़ करना है, कि जैसे हमने सभी फैक्टर्स में इंक्रीज़ किया तो सभी फैक्टर्स में इंक्रीज़ करने से आउटपुट में इंक्रीज़ हुआ ज़्यादा। आउटपुट में इंक्रीज़ हो गया ये तो कंफर्म था, बट आउटपुट में इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ। इंक्रीज़ इन आउटपुट इज़ मोर देन इंक्रीज़ इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अभी फॉर एग्जांपल स्केल ऑफ प्रोडक्शन में हमने चेंज किया उस 4 का कुछ, हम क्वांटिटी लेते हैं कि हमने 4 का कुछ चेंज किया, और आउटपुट में भी 4 का चेंज आना चाहिए था, बट आउटपुट में चेंज कितना है हमारा 6 का। तो इससे क्या हुआ कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करने से आउटपुट इंक्रीज़ हुआ इज़ मोर देन इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, तो वहाँ होते हैं हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न इन द केस ऑफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर जहाँ पे हम एक फैक्टर्स वेरिएबल रखते हैं, तो वहाँ पे क्या इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब होंगे, इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स, टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। वही पॉइंट आ गया कि यहाँ पे क्या होगा, हमने सिर्फ लेबर में चेंज किया था, तो सिर्फ लेबर को इंक्रीज़ करने से, लेबर की हमने 4 यूनिट्स में चेंज किया, तो लेबर के 4 यूनिट आते ही एक्स्ट्रा जब हमने ऐड किया उसको, तो उससे क्या हुआ कि जो टोटल आउटपुट था हमारा वो 4 लेबर एक्स्ट्रा आए, तो मीन्स 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट 4 लेबर का एक्स्ट्रा आने से 6 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई। तो मतलब कि टोटल आउटपुट हमारा बढ़ा, वो तो इंक्रीज़ हुआ, वो तो फिक्स है, बट एट इंक्रीजिंग रेट मीन्स बढ़ती दर से हमारा जो है आउटपुट बढ़ा। तो इससे क्या हुआ कि इंक्रीजिंग रिटर्न कब कब होंगे, रिटर्न टू स्केल में और रिटर्न टू फैक्टर में। स्केल में तब होंगे जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन के में इंक्रीज़ होने से आउटपुट स्केल ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और रिटर्न टू फैक्टर में इंक्रीज रिटर्न कब होंगे, जब हम वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज़ करते हैं तो आउटपुट हमारा वेरिएबल फैक्टर्स के इंक्रीजिंग से ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि हमने 4 का चेंज किया था, बट हमारा आउटपुट में चेंज 6 का आया, तो वहाँ पे हम कहेंगे इसको इंक्रीजिंग रिटर्न।
सेकंड पॉइंट आता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न का। तो डिमिनिशिंग रिटर्न हमारे कब होते हैं? इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ाया, वो तो हम हर बार बढ़ाते हैं। अब उससे बिहेवियर, इससे आउटपुट के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है वो डिफाइन करता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न होंगे या डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे या कांस्टेंट रिटर्न होंगे। तो आउटपुट के बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वही हमें रिटर्न डिफाइन कर रहा है। हमने यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से आउटपुट बढ़ा बट इज़ लेस देन इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि पहले जो आउटपुट है वो 100 का होता था और स्केल ऑफ पहले आउटपुट 100 का होता था और हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते थे, प्रोडक्शन मान के चलो 10 यूज़ करते थे, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, 12 का कर दिया। अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गया पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारा ये भी 120 होना चाहिए था, बट ये 120 नहीं हुआ, ये हमारा 110 रह गया। तो मतलब कि ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ाने से हमारा आउटपुट तो बढ़ा, क्योंकि 100 से 110 हो गया, आउटपुट तो बढ़ा पर जितना बढ़ना चाहिए था, अभी 120 होना चाहिए था, उससे कम हुआ। स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से जितना आउटपुट होना चाहिए था उससे हमारा आउटपुट कम आया, तो वो हमारा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न इन द केस ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। वही लिखा हुआ है इंक्रीज इन आउटपुट इज़ लेस देन इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से आउटपुट में बढ़ा तो सही है बट वो कम बढ़ा है, मतलब लेस बढ़ा है। जैसे अब 100 से 110 तो हुआ है बट वो 120 नहीं हुआ, तो मीन्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन तो हमने बढ़ा दिया, उससे हमारा आउटपुट बढ़ना चाहिए था ज़्यादा बट कम बढ़ा है, तो वो हमारा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब रिटर्न तो हुए बट कम हुए हैं। उसके बाद आता है रिटर्न टू फैक्टर्स में। रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है कि हमने वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज़ किया, वही पॉइंट आ गया हमारा कि हमने वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज़ किया। जैसे कि हमारे वेरिएबल फैक्टर्स 10 थे पहले, तो हमने 12 कर दिए। वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज़ करने के बाद टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। टोटल आउटपुट हमारा बढ़ा तो सही बट डिमिनिशिंग रेट से, वही पॉइंट है कि 100 से 110 तो हो गया बट 120 नहीं हुआ, तो बढ़ा तो है बट जितना फैक्टर्स में चेंज आने से आउटपुट बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, तो वो हमारा रहेगा डिमिनिशिंग रिटर्न। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। अगर आउटपुट स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से आपका आउटपुट में ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है तो मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न दोनों ही केसेस में। और डिमिनिशिंग रिटर्न कम होगा जब आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन या एक फैक्टर में चेंज करने से, चेंज तो आपने ज़्यादा किया है बट आपका आउटपुट में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, तो वो आपका रहेगा डिमिनिशिंग रिटर्न। लास्ट पॉइंट आता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न का। तो कांस्टेंट रिटर्न कब होंगे कि जितना हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया था उतना ही हमारा आउटपुट बढ़ा। जैसे कि वह एग्जांपल यूज़ करते हैं हम 10 स्केल ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने से हम 100 यूनिट्स तैयार करते थे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, स्केल ऑफ प्रोडक्शन 10 से 12 कर दिया, तो उससे हमारी 120 यूनिट्स प्रिपेयर हो गई। तो कांस्टेंट रिटर्न है कि जितना हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया था उसके इक्वल ही हमें इंक्रीज इन आउटपुट मिला है। इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जितना स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज किया था उतना ही हमारा आउटपुट में चेंज हुआ है, ना तो कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले केस में क्या हुआ था कि हमने 4 यूनिट्स बनाई बट 6 यूनिट्स हमें आउटपुट में मिले, मीन्स ज़्यादा मिला है, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न है। सेकेंड केस में क्या हुआ कि हमें जितना आउटपुट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो डिमिनिशिंग रिटर्न है। और लास्ट है कांस्टेंट रिटर्न, जितना मिलना चाहिए उतना ही मिला है हमें। 10 से 100 मिला है, 12 से 120 मिलना चाहिए 120 ही मिला है, ना तो कम मिला है कि 110 मिला है और ना एक्स्ट्रा मिला कि आपको 160 मिल गया, तो वो आपका रहेगा कांस्टेंट रिटर्न इन द केस ऑफ रिटर्न टू स्केल में। और रिटर्न टू फैक्टर में भी वही पॉइंट रहेगा कि इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स, आपने फैक्टर में चेंज किया कि 10 से 12 कर दिया, टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ बट कांस्टेंट रेट से, मीन्स जितना आपने फैक्टर में चेंज किया था उतना ही आपका आउटपुट में चेंज आया, तो उसको कहते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब दैट डिपेंड करता है कि आपने किस पे यूज़ किया है। रिटर्न टू स्केल पे यूज़ किया तो आपका आ जाए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और आपने रिटर्न टू फैक्टर पे यूज़ किया तो आपका आ जाए कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और एक नोट्स के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। और आपको अगर आप कॉपी पे भी ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक ही डायग्राम में बिल्कुल सिंपल से आपको दोनों जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं
कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स कब होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर कब होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कब होगा, कांस्टेंट रिटर्न फैक्टर और स्केल कब कब होंगे, बिल्कुल सिंपल डिफाइन हुआ है। ये तो हमने आज बेसिक सा किया है कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन में रिटर्न टू स्केल का क्या मीनिंग है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, क्या क्या इसके अंदर आता है, रिटर्न्स कब कब कैसे कैसे होंगे। बट अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें एपी एमपी एवरेज प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, कब एमपी गिरेगा, कब एमपी जीरो होगा, कब एमपी नेगेटिव होगा, कब टीपी मैक्सिमम होगा, सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की। अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट कॉमर्स रहेगा और पेपर 1 में आप किसी भी टॉपिक पूछ सकते हैं, किसी भी यूनिट से टॉपिक पूछ सकते हैं।